हेलो बच्चों, मैं आपकी सोशल साइंस के एजुकेटर निहारिका और आज हम एग्रीकल्चर का पार्ट 3 लेके आए हैं। तो जिसने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है, जाके पार्ट 1 और पार्ट 2 देखिए और इस पार्ट 3 में हम पूरा एग्रीकल्चर टॉपिक जो है कंप्लीट कर देंगे। पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हाँ, थोड़ा सा शेड्यूल में चेंज हुआ है। मेरी 10th क्लास की जो अब लेक्चर्स रहेंगे वो ट्यूसडे और थर्सडे को आएंगे। तो ट्यूसडे और थर्सडे को हम सोशल साइंस पढ़ेंगे, है ना, और फटाफट सोशल साइंस कंप्लीट कर लेंगे और फिर हम रिवीजन करेंगे और फिर हम बढ़िया रॉक करेंगे एग्जाम्स में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमने क्या, ये सारे कंटेंट्स हैं इस चैप्टर के, सारे कंटेंट्स, सारे टॉपिक्स हम जो हैं कवर कर लेंगे। These all are the topics of the chapter which are covered in the chapter. तो कुछ टॉपिक्स हमने पार्ट 1 पार्ट 2 में कवर कर लिए हैं और पार्ट 3 में हम आगे के टॉपिक्स पूरे कवर कर लेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे मेजर नॉन फूड क्रॉप्स के बारे में। ऐसे क्रॉप्स जो फूड क्रॉप्स नहीं है, उन क्रॉप्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है रबर। तो ये क्या है? इट इज एन इक्वेटोरियल क्रॉप्स। इक्वेटोरियल क्रॉप है, इक्वेटोरियल रीजन में ग्रो किया जाता है। कहाँ पे? इक्वेटर जहां से पास होता है उस एरिया के आसपास के एरिया को हम कहते हैं इक्वेटोरियल रीजन। ठीक है, तो एक इक्वेटोरियल क्रॉप है ये। इट रिक्वायर्स अ मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। मॉइस्ट और ह्यूमिड क्लाइमेट की जरूरत होती है इसको, विथ रेनफॉल ऑफ मोर देन 200 सेंटीमीटर। मोर देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल यहाँ पे चाहिए रहती है और टेम्परेचर कितना? 25 डिग्री से अबव होना चाहिए। इट इज एन इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल है ये, इंडस्ट्रीज का एक इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है। मेनली ग्रोन इन केरला, केरला में ग्रो किया जाता है। तमिलनाडु, कर्नाटक और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड गारो हिल्स ऑफ मेघालय में ये जो है ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट, फाइबर। फाइबर, धागा। ओके, तो कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क आर द 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स। ये 4 जो हैं मेजर फाइबर क्रॉप है। कॉटन, जूट, हेम्प और नेचुरल सिल्क आर 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स। कॉटन, जूट एंड हेम्प आर ग्रोन इन सॉइल। इनको सॉइल में ग्रो किया जाता है। पर जो नेचुरल सिल्क है वो क्या? सिल्क वॉर्म से ऑब्टेन किया जाता है। सो नेचुरल सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम कोकून्स ऑफ द सिल्क वॉर्म फेड ऑन ग्रीन लीव्स। ग्रीन लीव्स पे इनको फेड किया जाता है। चलो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि कौन सी ग्रीन लीव्स, किस पेड़ की, किस कौन सी, क्या नाम है जिनको ये खाती है ना, जो सिल्क वॉर्म्स हैं, ये एक कोई पत्ती खाती है। तो इस पत्ती का आप नाम सर्च करके बताना, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना। ठीक है, rearing of silkworm for the production of silk fiber is known as sericulture. जो सिल्क वॉर्म की खेती की जाती है सिल्क को उगाने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम सेरिकल्चर कहते हैं। वेरी नाइस क्वेश्चन। तो सेरिकल्चर क्या है? सो रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, प्रोड्यूसिंग सिल्क वॉर्म्स, रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, सॉरी प्रोड्यूसिंग नहीं, रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, सिल्क वॉर्म्स को रेयर करना, उनको पालना, ताकि हम किस चीज का प्रोडक्शन कर सकें, क्या प्रोड्यूस कर सके? सिल्क फाइबर को हम प्रोड्यूस कर सके, एंड दैट इज नोन एज सेरिकल्चर। ओके, नेक्स्ट, कॉटन। तो कॉटन एक खरीफ क्रॉप है। ठीक है, खरीफ क्रॉप है ये। इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर चाहिए भैया कॉटन को। लाइट रेनफॉल चाहिए, कम रेनफॉल चाहिए। 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए, मतलब 210 दिन उसको फ्रॉस्ट फ्री चाहिए। एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ। ये सब इसके रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, कॉटन ग्रोस वेल इन ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू की जो ब्लैक कॉटन सॉइल है, वहां पे कॉटन जो है सबसे अच्छा ग्रो होता है। मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। ये जो है मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है। यहाँ पे सबसे ज्यादा कॉटन जो है उगाया जाता है। नेक्स्ट, जूट के बारे में बात करेंगे। तो हमेशा याद रखना, जूट इज नोन एज द गोल्डन फाइबर। जूट को ही हम गोल्डन फाइबर कहते हैं। तो किसको कहते हैं गोल्डन फाइबर? जूट। जूट इज नोन एज द गोल्डन फाइबर। इट ग्रोज वेल ऑन वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल्स। फर्टाइल सॉइल्स में ग्रो होता है जूट। इन द फ्लड प्लेन्स में हाई टेम्परेचर को जरूरत होती है, हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है इसकी ग्रोथ के लिए। इट इज यूज्ड इन मेकिंग गनी बैग्स। गनी बैग्स को बनाने के लिए यूज किया जाता है। मैट्स, रोप्स, यार्न, कारपेट एंड अदर आर्टिफैक्ट्स, ये सारी चीजों में जूट का जो है यूज किया जाता है। मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा एंड मेघालय। ये कुछ हैं सबसे ज्यादा जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, यहाँ पे सबसे ज्यादा जूट उगाई जाती है। ओके,
टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, क्या ऐसे रिफॉर्म्स किए गए हैं टेक्नोलॉजी में और इंस्टीट्यूशनल में जो हम एग्रीकल्चर के लिए, वो हम इसमें पढ़ेंगे। टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म सबसे पहले, ठीक है। टेक्नोलॉजी में क्या क्या रिफॉर्म्स आए हैं? यूज ऑफ ट्यूबवेल्स एंड वाटर पंप्स, ट्यूबवेल्स और वाटर पंप्स का यूज करने लगे हैं। ट्रैक्टर, टिलर, थ्रेशर्स का हम यूज करने लगे हैं, तो ये नई टेक्नोलॉजी आई है। सिमिलरली ड्रिप इरिगेशन एंड स्प्रिंकलर आर यूज्ड फॉर इरिगेशन, इरिगेशन में भी स्प्रिंकलर्स जो लगे रहते हैं खेतों में, आप देखेंगे कैसे घूमते हैं और एकदम पानी की बौछार होती है, तो स्प्रिंकलर्स, ड्रिप इरिगेशन का यूज होने लगा है। वेयर द वाटर सप्लाई इज लेस, जहां पे पानी की कमी है, एंड टू इरिगेट मोर प्लेसेस विद लेस वाटर, तो ये कहाँ पे यूज किए जाते हैं? ऐसे एरिया जहां पे पानी की कमी है, तो वहां पे ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर्स यूज किए जाते हैं ताकि अच्छे से सिंचाई हो सके, अच्छे से जो है पानी पहुंच सके क्रॉप्स के पास, वो भी कम पानी, मतलब ऐसा भी नहीं कि पानी वेस्ट भी नहीं हो रहा है और क्रॉप्स के पास अच्छे से पानी भी पहुंच पा रहा है। Chemical fertilizers which have been used on large scale are now being supplemented by biofertilizers. केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते थे और अब बायो फर्टिलाइजर्स आ गए हैं ताकि जो है फर्टिलिटी, मतलब केमिकल फर्टिलाइजर्स जब यूज करते थे ना, तो कुछ टाइम बाद जो लैंड की जो फर्टिलिटी है, सॉइल की जो फर्टिलिटी है ना, वो चली जाती थी, सॉइल खराब हो जाती थी। तो अब बायो फर्टिलाइजर्स का भी यूज किया जा रहा है ताकि सॉइल की फर्टिलिटी भी मेंटेन रहे और प्रोडक्शन भी जो है अच्छा हो सके। द फार्म प्रोड्यूसेस आर carried to the market on trucks through all weather roads and faster means of transport. ये एक अलग से टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट इसलिए भी कहेंगे क्योंकि रोड्स अच्छी बन रही हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट अच्छा हो रहा है, तो इस चीज में डेवलपमेंट हुई है और इसकी मदद से जो मार्केट में जो खाना है, मतलब जो ये फूड है, ये जो रॉ मटेरियल है, ये इजिली ट्रांसपोर्ट होके पहुंच जाता है, ठीक है। अब कुछ इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं ये देखेंगे। स्कीम्स इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट सच एज किसान क्रेडिट कार्ड, ये एक स्कीम निकाली है गवर्नमेंट ने। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, ये इन्होंने निकाली है, ये ताकि लोगों को इसका फायदा मिल सके, इससे लोगों को फायदा हो सके। ये कुछ गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए हैं। स्पेशल वेदर बुलेटिन्स एंड एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स फॉर फार्मर्स ऑन द रेडियो एंड टेलीविजन वर इंट्रोड्यूस्ड, मतलब कुछ स्पेशल वेदर बुलेटिन्स, वेदर के बारे में उनको जानकारी दी जाए कि उस हिसाब से वो अपनी खेती स्टार्ट कर सके। तो वेदर बुलेटिन्स या फिर एग्रीकल्चर प्रोग्राम स्टार्ट किए गए रेडियो टेलीविजन पे ताकि जो किसान हैं उनको नॉलेज मिल सके और वो सही तरीके से खेती कर सकें। द गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंसेस मिनिमम सपोर्ट प्राइस, रेम्यूनरेटिव एंड प्रोक्योरमेंट प्राइस फॉर इंपॉर्टेंट क्रॉप्स टू चेक द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर्स बाय स्पेकुलेटर्स एंड मिडलमैन। कभी कभी क्या होता है ना बेटा, फार्मर्स जब बेचने जाता है अपना रॉ मटेरियल, अपना जो ग्रेन है जो उसने प्रोड्यूस किया है, तो मिडिलमैन लोग ना उसको ठग लेते हैं, उसको उतना रेट नहीं देते। तो गवर्नमेंट जो है वो एक एमएसपी जो होती है ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी और प्रोक्योरमेंट प्राइसेस, ये ना पहले से अनाउंस करती है कि ताकि फार्मर्स को ना उसको सही रेट मिल सके, उसके अनाज का, उसका प्रोडक्शन का, उसके प्रोड्यूस का उसको सही रेट मिल सके। तो गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव भी लिया है। नेक्स्ट, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स क्या हुए हैं, ठीक है। टू इनिशिएट विद गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फैसिलिटीज टू द फार्मर्स, द गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड मेनी प्रोग्राम्स, ठीक है। गवर्नमेंट ताकि अच्छे से फार्मर्स को सिखा सके, तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन। क्या क्या प्रोग्राम स्टार्ट किए ताकि गवर्नमेंट जो है लोगों को, फार्मर्स को अच्छी फैसिलिटीज दे सके, फार्मर्स को कुछ अच्छा सिखा सके, फार्मर्स ताकि सही तरीके से जो है खेती कर सके। तो बहुत सारे प्रोग्राम स्टार्ट किए, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, व्हाइट रेवोल्यूशन आया, ऑपरेशन फ्लड, ये सब जो है प्रोग्राम स्टार्ट किए ताकि जो फार्मर्स हैं उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। द गवर्नमेंट हैज असेंबल्ड स्मॉल लैंड्स टू मेक देम इकोनॉमिकली प्रैक्टिसेबल, स्मॉल लैंड्स को असेंबल किया गया ताकि वो इकोनॉमिकली प्रैक्टिसेबल हो, मतलब उनको फायदा मिल सके, प्रॉपर सही तरीके से उनका यूज हो सके। रेडियो एंड टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग टेल फार्मर्स अबाउट द न्यू and improved techniques of cultivation or to give up to date knowledge to the farmers, मतलब रेडियो और टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग की गई ताकि अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिल सके फार्मर्स को, खेती से, फार्मिंग से रिलेटेड कोई नई टेक्नोलॉजी आई है उससे रिलेटेड, ताकि फार्मर्स को प्रॉपर जो है फायदा मिल सके।
ओके तो ये कुछ इंस्टीट्यूशनल और टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स हमने देखे, और ये क्यों किए गए? जस्ट टू इम्प्रूव एंड टू फैसिलिटेट द फार्मर्स, मतलब फार्मर्स को अच्छी फैसिलिटी मिल सके, उनकी खेती में इंप्रूवमेंट हो सके। ठीक है, नेक्स्ट है लैंड डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स। ठीक है, तो लैंड डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, in the 1980s and 1990s, a comprehensive land development program was initiated which included both institutional and technical reforms. ठीक है, 1980s और 1990s में land development program जो है उसको start किया गया, और इस program में दोनों institutional और technical reforms हुआ करते थे। Provision for crop insurance against drought, flood, cyclone, fire and disease, establishment of Grameen banks, cooperative societies and banks were some important steps taken by the government of India. तो ये पॉइंट में हमने बेटा सारी स्टेप्स देख ली। तो ये प्रोविजन ऑफ फॉर क्रॉप इंश्योरेंस, क्रॉप को इंश्योरेंस देना, अगर सूखा पड़ जाए, फ्लड आ जाए, साइक्लोन हो जाए या फायर हो जाए या कोई डिसीज फैल जाए, तो आपको उस क्रॉप का इंश्योरेंस मिलेगा। ठीक है, पैसा मिलेगा। ग्रामीण बैंक्स को एस्टैब्लिश किया गया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को एस्टैब्लिश किया गया, बैंक्स को एक इंपॉर्टेंट सिस्टम बनाया गया ताकि गवर्नमेंट जो है किसानों की मदद कर सके। किसानों के लिए ये सारे रिफॉर्म्स किए गए। किसान क्रेडिट कार्ड, KCC किसान क्रेडिट कार्ड लाया गया, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम लाया गया। ये कुछ स्कीम्स हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस की ताकि बेनिफिट मिल सके, किसको? फार्मर्स को बेनिफिट मिल सके। मोर ओवर स्पेशल वेदर बुलेटिन्स, वही चीज जो मैंने अभी बताई, वेदर बुलेटिन्स और प्रोग्राम्स जो हैं स्टार्ट किए गए रेडियो टेलीविजन पे ताकि अपडेटेड रह सके फार्मर, उनको सही इंफॉर्मेशन मिल सके। एंड गवर्नमेंट ने वही चीज मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी उन्होंने, प्रोक्योरमेंट प्राइस उन्होंने अनाउंस की ताकि जो है अगर उनको ठगा ना जा सके, फार्मर्स जो है उनको ठगे ना कोई, उनको सही रेट मिल सके, सही अमाउंट मिल सके उनकी खेती का। ओके, नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। ठीक है, एग्रीकल्चर ने क्या कंट्रीब्यूट किया है नेशनल इकोनॉमी में और एम्प्लॉयमेंट में? ओके, इन 2010-11 अगर हम 2010-11 का टाइम देखें, 52% of total workforce was employed by the farm sector. 52% एम्प्लॉयमेंट जो थी, 52% जो टोटल वर्कफोर्स था वो फार्म सेक्टर में था, वो फार्मिंग में था। द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन द GDP इज डिक्लाइनिंग। GDP में जो शेयर है एग्रीकल्चर का वो डिक्लाइन होता जा रहा है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज, वेटरनरी सर्विसेज एंड एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स, horticulture development research and development in the field of meteorology and weather forecast etc. are a few of initiatives introduced by the government to improve Indian agriculture. ये सारी उन्होंने establish की हैं। ICAR, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के लोगों को अच्छी पढ़ाई मिल सके एग्रीकल्चर के बारे में। वेटरनरी सर्विसेज की जो आप जो पाल रहे हो, एनिमल्स पाल रहे हो, उनको कोई डिसीज ना होए, अगर भैया उनको कोई बीमारी हो रही है तो वेटरनरी सर्विसेज हैं तो वो ठीक हो जाए जल्दी। एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स कराए, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट किया, और बहुत सारी ये सारी चीजें उन्होंने डेवलपमेंट की है। ये सारी चीजें लेके आए हैं ताकि क्या हो सके, इंडियन एग्रीकल्चर अच्छा हो सके, इंडियन एग्रीकल्चर में इंप्रूवमेंट हो सके, इंडियन एग्रीकल्चर इंप्रूव हो सके। ओके, अब हम पढ़ेंगे फूड सिक्योरिटी के बारे में। हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे फूड सिक्योरिटी के बारे में। द नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट हैव फूड सिक्योरिटी इज डिस्प्रोपोर्शनेटली लार्ज इन सम रीजन ऑफ आवर कंट्री, पर्टिकुलरली इन इकोनॉमिकली लेस डेवलप्ड स्टेट्स विद द हायर इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी। क्या लिखा है बताती हूँ। नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट हैव फूड सिक्योरिटी, जिनके पास फूड सिक्योरिटी नहीं है, जिनके पास खाना इतना भी नहीं है कि उनको पता है कि अगले वक्त की रोटी उन्हें नसीब होगी भी या नहीं, उनके पास इतनी भी फूड सिक्योरिटी नहीं है, वो कुछ रीजन ऑफ द कंट्री में डिस्प्रपोर्शनेटली वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। और कहाँ सबसे ज्यादा है ये? मतलब ऐसे नहीं है कि इसी स्टेट में है, नहीं, मतलब वो डिस्प्रपोर्शनेटली कुछ यहाँ पे होंगे कुछ वहां पे होंगे, ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? जो लेस डेवलप्ड स्टेट है, जो लेस डेवलप्ड स्टेट हैं, जहां पे ज्यादा पॉवर्टी है, वहां पे ये लोग पाए जाते हैं, वहां पे ऐसे लोग पाए जाते हैं जिनके पास फूड सिक्योरिटी नहीं है। द फोकस ऑफ द पॉलिसी इज ऑन फिक्सिंग द सपोर्ट प्राइस। जो पॉलिसी का फोकस है
पॉलिसी का जो फोकस है वो है कि सपोर्ट प्राइस देना उनको, एक फिक्स्ड सपोर्ट प्राइस, एक फिक्स्ड प्राइस देना फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ व्हीट एंड राइस टू मेंटेन देयर स्टॉक्स, ताकि व्हीट और राइस को प्रोक्योर किया जा सके एंड क्या स्टॉक्स मेंटेन किया जा सके। ठीक है, तो उस जो मैंने बताया जो बफर स्टॉक होता है ना बेटा, जो बफर स्टॉक होता है उसको बांटा जाता है। बफर स्टॉक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना इकट्ठा करती है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और उसको क्या करते हैं फिर उसको एक फिक्स्ड प्राइस पे, एक छोटे से अमाउंट पे, एक कम रेट पे उनको बेचा जाता है, ताकि जो गरीब लोग हैं उसको वो अफोर्ड कर सके और अपने आप को फूड सिक्योर बना सके। द FCI प्रोक्योर्स फूड ग्रेन्स। अब FCI जो है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये फूड ग्रेन को प्रोक्योर करती है फार्मर्स से एंड एट द गवर्नमेंट अनाउंस्ड, हाँ ठीक है, ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है, एक MSP मैंने बताया MSP होती है, तो MSP गवर्नमेंट अनाउंस कर देती है कि भैया इतने अमाउंट पे जो है फार्मर से जो है ग्रेन्स वो लिए जाएंगे, तो ग्रेन्स ले लेती है फार्मर से। अब फिर क्या करती है, फिर इसका ये बफर स्टॉक क्रिएट कर दिया जाता है और कम रेट पे, जैसे 4 किलो रुपए मतलब चावल, सॉरी 1 किलो चावल 4 रुपए में आपको मिलेगा, तो ऐसे रेट पे, इतने कम रेट पे फिर जो है जो खाना है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है गरीबों को, ताकि वो फूड सिक्योर हो। तो यहाँ पे FCI जो है बहुत अच्छा रोल प्ले करती है और वो खाना प्रोक्योर करती है एट, मतलब गवर्नमेंट से वो खाना प्रोक्योर करती है एट मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और उसके बाद आगे वो क्या बफर स्टॉक बनाती है और लोगों को फिर वो बांटती है एक फिक्स्ड प्राइस पे, जो कि बहुत कम होता है मार्केट प्राइस से, और ताकि लोग जो है वो फूड सिक्योरिटी मेंटेन कर सकें। Okay, next, the competition for land between non-agricultural uses such as housing etc. ठीक है, कंपटीशन है लैंड का कंपटीशन है बिटवीन नॉन एग्रीकल्चरल यूजर्स सच एज हाउसिंग। ठीक है, कुछ लोगों के पास तो घर है, कुछ लोगों के पास घर नहीं है, तो लैंड का भी कंपटीशन है, मतलब कुछ लोग बिल्कुल सड़कों पे रह रहे हैं, कुछ लोगों के पास घर है। द फार्मर्स आर बैडली अफेक्टेड बाय द अनसर्टेनिटीज ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केट। ठीक है, फार्मर्स जो है बहुत ज्यादा बुरी तरीके से अफेक्टेड होते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन मतलब मार्केट में भी उनको कोई धोखा दे देता है, प्रोडक्शन भी उनका कभी अच्छा हो रहा कभी नहीं हो रहा, तो फार्मर्स की कंडीशन थोड़ी खराब है। द हायर द सप्लाई द लोअर इज द डिमांड। ठीक है, एक चीज बताई गई है कि जितनी ज्यादा सप्लाई होगी द लोअर इज द डिमांड। ठीक है, अगर ज्यादा किसी चीज को हम देने लगे ना तो फिर उसकी वैल्यू नहीं रखती है, वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, तो द हायर द सप्लाई, जितनी ज्यादा सप्लाई होगी लोअर इज द डिमांड, लोअर उसकी डिमांड लोअर होती जाएगी। और अगर डिमांड ज्यादा है, डिमांड मोस्टली हम देखते हैं डिमांड जब ज्यादा बढ़ जाती है ना तो उसकी सप्लाई कम हो जाती है ना, तो ये चीज है इसमें। ओके, नेक्स्ट, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ ऑन एग्रीकल्चर। ये कुछ अभी हमने इसके पहले ना कुछ फैक्ट्स देखे, वन लाइनर्स देखे, ये आप ना अपने आंसर्स में यूज कर सकते हो इनको। ठीक है, तो इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर पे ग्लोबलाइजेशन का क्या इंपैक्ट पड़ा ये देखेंगे। कंज्यूमर्स नाउ एंजॉय इंप्रूव्ड क्वालिटी एंड लो प्राइसेस फॉर सेवरल प्रोडक्ट्स। कंज्यूमर्स जो हैं अब अच्छी क्वालिटी का उनको खाना मिल रहा, अच्छी क्वालिटी की चीजें मिल रही हैं एंड लोअर प्राइस फॉर सेवरल प्रोडक्ट्स। बहुत सारे प्रोडक्ट्स के लिए उनको बहुत ज्यादा लो प्राइस देना पड़ता, मतलब पहले एक प्रोडक्ट अगर 100 रुपए का आता था तो अब ऐसा कंडीशन हो गई है ग्लोबलाइजेशन की मदद से कि 80 रुपए में उनको वही प्रोडक्ट मिल रहा है और अच्छी क्वालिटी में भी उनको मिल रहा है और बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। ठीक है, ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन मेनी MNCs हैव इंक्रीज्ड देयर इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है, बाहर की जो लोग हैं, बाहर की जो इंडस्ट्रीज हैं, बाहर की जो कंपनीज हैं, वो आती हैं, वो इन्वेस्टमेंट करती हैं, अपनी कंपनी यहाँ पे डालती, इंडस्ट्रीज डालती हैं, तो बहुत सारी MNCs जो हैं उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है इंडिया में। क्या किया, इंडिया में इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है। दिस मींस थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर गेटिंग हाईली पेड जॉब्स। अब उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है यहाँ पे, अब नई इंडस्ट्रीज आ रही हैं, ऑफिसेस खुल रहे हैं, तो उसकी मदद से हाईली पेड जॉब्स मिल रही हैं लोगों को, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिल रहा है लोगों को, जो पहले नहीं मिल पाता था। ओके, टॉप इंडियन कंपनीज हैव बेनिफिट फ्रॉम इंक्रीज्ड कंपटीशन, और जो इंडियन कंपनीज हैं उनको भी बहुत बेनिफिट मिला है, कंपटीशन बढ़ गया है। तो नेक्स्ट, दे हैव इन्वेस्टेड इन न्यूअर टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया है, प्रोडक्शन में नई प्रोडक्शन मेथड्स में इन्वेस्ट किया है और प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स बढ़ाए हैं, मतलब अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है। अब नई इन्वेस्टमेंट की उन्होंने, टेक्नोलॉजी इंप्रूव की उन्होंने, मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन इंप्रूव की, और जिससे क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हाई हो रहा है, प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स जो हैं वो अच्छे हो रहे हैं। सर्विसेज सच एज डाटा एंट्री, अकाउंटिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क
आर नाउ बीइंग डन चीपली इन इंडिया। अब ये चीपली इन ये जो है ये किए जा रहे हैं। डाटा एंट्री बहुत चीप हो रही है, अकाउंटिंग चीप हो रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क ये जो है ये इंडिया में बहुत चीप पैसे में, मतलब कम पैसे में भी ये हो जाते हैं, एक्सपोर्टेड टू द डेवलप्ड कंट्रीज, और डेवलप्ड कंट्रीज में इनको एक्सपोर्ट किया जा रहा है। दिस हैज जनरेटेड थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स, और इसकी मदद से बहुत ज्यादा जॉब एम्प्लॉयमेंट हुआ है, मतलब एम्प्लॉयमेंट आया है, जॉब्स जो है जनरेट हुई है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एग्रीकल्चर टॉपिक खत्म, एग्रीकल्चर चैप्टर खत्म, है ना। तो अब फिर हम कोई नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर के या किसी भी लेक्चर के आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं तो आप स्कोर प्लस ऐप से उन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और पढ़ो, नोट्स डाउनलोड करो, पढ़ो और अच्छे अच्छे नंबर लेके आओ। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय बच्चों।